नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस। और आप सबकी क्लास कौन सी है? 8वीं क्लास है। इससे पहले की क्लास भी आप सब ज़रूर देखें, जो नहीं देखे हैं। सारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। ठीक, तो आज का सेशन होगा आपकी थ्योरी। ठीक, जो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो कुछ ऐसे राइटर हैं, वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बाल विकास के ऊपर कुछ टॉपिक को, कुछ थ्योरी दी, कुछ सिद्धांत बताए। उन सभी थ्योरी के बारे में, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो पहले जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस अवश्य करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे भी आप तो लाइक करने वाले नहीं हो, फिलहाल कह देते हैं जिनकी इच्छा हो वो ज़रूर लाइक करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपकी थ्योरी। जैसा कि आप सबको पता है, सेकंड क्लास है, पेपर 2 है। पेपर 2, ओके, पेपर 2 है ये। पेपर 2 जो दूसरा पेपर होगा उसी से है ये प्रश्न, जितने भी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सबसे पहले फ्रायड महोदय की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, इनके बारे में जानेंगे। ये फ्रायड जो थे बच्चों, ये बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, क्या थे? एक महान मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड जी। ठीक, ऐसा कर दिए हैं ना बच्चों कि जो टेट और सी टेट, ये सब, इन सभी में थ्योरीज थी, उन्हीं थ्योरीज को आपके होम साइंस एमए में रख दिए हैं। ठीक, क्योंकि मैंने देखा है आपका पूरा सिलेबस तो बहुत हार्ड तो नहीं, बहुत इजी है। आपको सिर्फ समझने का, अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक, बहुत आसानी से आप इसे कवर कर सकते हैं। आप अपने जैसे दैनिक भाषा में, और जो राइटर, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जो थ्योरीज दी हैं, लिखे हैं, इनके सिद्धांत, तो उनके बारे में आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चल कर के भी आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें होंगी ये। ठीक, उसमें भी पूछा जाता है, थ्योरी से प्रश्न आता है। जो शिक्षण का पेपर होता है ना, उसमें भी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड, ये सिगमंड फ्रायड जो थे, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को 2 प्रकार की बताई हैं। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 2। वैसे तो मूल प्रवृत्तियां 4 होती हैं, पर ये 2 ही बताए हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट, इन्होंने कहा कि जीवन मूल प्रवृत्ति है। सेकंड बताया कि मृत मूल प्रवृत्ति है। ठीक, ये 2 हैं। तो इनके अंतर्गत देखते हैं, यह जीने के लिए साधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करती है, और यह जीवन मूल प्रवृत्तियों के शारीरिक व मानसिक दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करती है, और इसमें काम, वासना, भूख, प्यास शामिल है। इन्होंने जो बताया जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ, ये इन्हीं, और वैसे भी कुछ राइटर ने बताया है कि मूल प्रवृत्तियाँ 4 होती हैं, जिसमें भूख, प्यास और काम, वासना, इनको शामिल किया गया है। ठीक, जीवन की मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने कहा कि ये हैं काम, वासना, भूख, प्यास। ठीक, और सेकंड में बताया कि मृत मूल प्रवृत्तियाँ, इस मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है। अगर प्रश्न बन जाता है फ्रायड की मूल प्रवृत्तियों में किस मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति कहा जाता है, तो आपको होगा मृत मूल प्रवृत्ति में। ठीक, इसका संबंध विनाश से है। यह मूल प्रवृत्ति जीवन मूल प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करती है। ठीक, इसमें व्यक्ति आक्रामक व विध्वंसक कार्य कर सकता है। इसको फ्रायड ने थेनाटोस कहा है। क्या कहा है? फ्रायड ने इसको थेनाटोस भी कहा है। ओके, तो बच्चों सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और जो अभी नए जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक अवश्य किया करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी मुझे ज़रूर करें। आप सभी के फीडबैक का मुझे वेट रहता है, इंतज़ार रहता है कि मेरे बच्चों को कैसा लगा वीडियो। ठीक, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया करें। ठीक, इड, अहम और परा अहम, इसे हम सुपर ईगो कहते हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो को समझाइए। बच्चों, आपने कई बार ऐसे बोलते हैं ना, इनको बहुत ईगो है ना, बोलते हो ना, इनको बहुत ईगो है, पता नहीं किस बात का इनको ईगो है ना, ऐसे दैनिक भाषा में यूज़ करते हो। तो आइए देखते हैं ये होते क्या है। ठीक, ईड, ईड का मतलब फ्रायड ने कहा कि फ्रायड के ईड से आशय अचेतन मन के सभी अंधेरों से है। अर्थात फ्रायड की सेक्सुअल बिहेवियर थ्योरी, जो काम वासना से संबंधित व्यवहारिक थ्योरी थी, संबंधित सभी विचार ईड के अंतर्गत आते हैं। इनके अनुसार इसका निर्माण बालक के जन्म से ही हो जाता है। जब शिशु माँ का स्तनपान करता है या अपने अंगूठे को चूसता है, यह सभी उसकी काम वासना को जागृत करने या दर्शाने की क्रिया होती है। तो बच्चा भूख प्यास ये सब आता ना आपके किस में आता है, मूल प्रवृत्तियों में। तो और फिर कहा सिगमंड फ्रायड ने इन्हीं विचार की आलोचना सबसे अधिक होती है। आलोचकों के अनुसार फ्रायड मस्तिष्क के विचारों को नहीं बल्कि अपने स्वयं के विचारों को प्रकट करने का कार्य करता है। ठीक, फ्रायड के अनुसार ईड के विचारों का जन्म मनुष्य के जन्म से ही हो जाता है। जो आप दैनिक भाषा में यूज करते हैं, आपका जो व्यवहार होता है, रहन सहन है, और जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए, अगर किसी ने आपसे कुछ मांगा, ठीक, तो आप बहुत आसानी से दे देंगे। अगर आप नहीं ईगो है तो कहेंगे कि अभी मुझे काम है, कहीं जाना है, ऐसा करके टाल देंगे, या देंगे भी तो कहेंगे इतने टाइम तक आ जाइए लेके। और अगर परा अहम है, जैसे सुपर ईगो है, इसमें क्या होता है, आप देंगे ही नहीं, आपको ज़्यादा ईगो है। ठीक, साइकिल अगर वो व्यक्ति मांग रहा है तो आप बिल्कुल नहीं देंगे, इसको सुपर ईगो। अहम ईगो के बारे में जान लेते हैं। अहम अर्थात ईगो के बारे में, इसमें क्या होता है, फ्रायड के अनुसार मनुष्य का अहम तत्व अर्धचेतन मन है। यह व्यक्ति के विचारों का नियंत्रण कर उसमें अंकुश लगाने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने बताया ना, साइकिल वो मांग रहा है, एक व्यक्ति को दे दीजिए, मुझे जाना है कहीं पे और अभी हम दे देंगे, तो वो अंकुश लगाता है कि हमें भी जाना है अभी, चाहे वो जाए या ना जाए, लेकिन वो देने के कारण देना नहीं चाहता, इसलिए अंकुश लगा रहा है वो अपना। अर्थात जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करने की सोचता है तो उसके मन में एक आंतरिक विचार आता है जो उसे उस गलत कार्य को न करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए ये भी समझ लें, अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंतर आत्मा में एक विचार आएगा कि हम ये ना करें। ठीक, इसमें मनुष्य के भीतर दो विचारों की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है, जिसे हम मानसिक द्वंद्व भी कहा सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और आप कमेंट भी मुझे करें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक, तो परा अहम, सुपर ईगो किसे कहते हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार परा अहम व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, अर्थात इसमें चेतन मन के समस्त गुणों का समावेश होता है, जिसमें वह स्पष्ट एवं सही निर्णयों के चयन कर उसमें कार्य करता है। जैसे एरिक्सन के मनुष्य सामाजिक सिद्धांत के गुण या विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, मैंने बाल विकास में पढ़ाया हुआ है सिद्धांत। बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं? सभी सिद्धांत, दो सिद्धांत है, प्रक्रिया का सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांत के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, आप देख लें जा करके। जो MA फर्स्ट ईयर की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की है उसमें है। ठीक, समाज एक व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है। एरिक एरिक्सन के जो मनोसामाजिक सिद्धांत हैं, इसके गुण हैं बच्चों कि समाज एक व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है। किस पे बल देता है? व्यक्ति की भूमिका पर।
और वहीं देखा जाए तो एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने व्यक्तित्व के विकास एवं संगठन को स्वस्थ करने में सामाजिक कारकों एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिका को समान रूप से स्वीकार किया था। ठीक, उसके बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया किसने दिया था? एरिक्सन ने, जिन्होंने किस पे मनोसामाजिक सिद्धांतों पर दिया था। ठीक, सिद्धांत किस पे दिया था? मनोसामाजिक पे। ठीक, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई थी, यहीं पर देखा जाए तो एरिक्सन ने इस पे दिया था और हमारे पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास पे दिया था। ठीक, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की जो 8 अवस्थाएं बताई, उनमें किशोरावस्था को अत्यंत महत्व दिया। ठीक, महत्वपूर्ण स्थान दिया। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था व्यक्तित्व के विकास की अत्यंत संवेदनशीलता अवस्था होती है। इसी दौरान अनेक महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। जबकि फ्रायड के अनुसार, फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कहा कि अवस्था को अपेक्षाकृत क्या होता है? अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है। किस अवस्थाओं को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है? किसने कहा? फ्रायड में। अभी हम चर्चा कर रहे थे सिगमंड फ्रायड की, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। ठीक, और यहीं पर एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक, कंफ्यूज मत होना। ठीक, इसमें एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत और फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक, सेकंड आता है आशावादी दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है बच्चों? आशावादी दृष्टिकोण में एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, यह है कि इनके सिद्धांत में आशावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। एरिक्सन का मानना है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को कुछ कमियां एवं सामर्थ्य होते हैं, अतः व्यक्ति यदि एक अवस्था में असफल हो गया तो इसका आशय यह नहीं है कि वह दूसरी अवस्था में भी असफल हो जाएगा। एक बार असफल होने का मतलब ये तो नहीं होता कि दोबारा भी असफल हो जाएगा, है ना बच्चों? क्योंकि खामियों के साथ साथ सामर्थ्य भी विद्यमान होता है, जो प्राणी को निरंतर आगे बढ़ने की ओर क्या करता है? प्रेरित करता है। उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक की मनोसामाजिक घटनाओं को शामिल करना। इन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो मनोसामाजिक घटनाएं हैं उनको भी शामिल किया जाए। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास एवं समन्वय की व्याख्या करने में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के मनोसामाजिक घटनाओं को शामिल किया, जो इस अन्य सिद्धांत से अत्यधिक विशिष्ट बना देता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक अवश्य किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।